चलिए देखिए, अब जितना जिसका पीछे छूटा है सब लोग एक तरफ से एक एक हेडिंग हम चल रहे हैं। अब पूरा का पूरा जिससे रिवीजन हो जाए ना। अब अध्याय एक आपका तो कट ही गया है पहले से ना। क्या है अध्याय एक आपका क्या कट चुका है? हाँ, अध्याय एक यूनिट का ये फर्स्ट वाला कर चुका है। अध्याय 2 से हम पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं ना। अध्याय 2 ठीक है। देखिए अध्याय 2 क्या है? पुष्पीय पादप में लैंगिक। देखिए लैंगिक जनन कहते किसे हैं बताइए? जिसमें दो हाँ देखिए, जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है या दो आप कह सकते हैं क्या दंपत्ति की आवश्यकता। दंपत्ति हम कैसे कहते हैं? मानव जन्म में कहते हैं। पुष्पी में क्या कहते हैं? जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा ना। अब इससे क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका? नर युग्मक का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज ही क्या होता है? भ्रूण बनता है। अब भ्रूण से क्या बनता है? नई संतान बनती है। ठीक है, यही है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में आपका सबसे पहले टॉपिक आप देख लीजिए, पुष्प की संरचना तथा उनके भाग ना। अब इस पुष्प की संरचना के विषय में अगर हम देखते हैं हम इसमें देखिए लिखाएंगे नहीं, आप लोग लिखे हैं सिर्फ आप समझते चलिए बस। ठीक है, देखिए ये पुष्प का आपका ये पुष्प की संरचना है। हम इसको क्या कहते हैं बताइए? पुष्प वृंत कहते हैं। क्या? पुष्प वृंत कहते हैं, जिससे जहाँ से पुष्प का सबसे निचला भाग होता है, उसके बाद ये पुष्प जहाँ से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। सुप्रिया पर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन देखिए, पुष्प जहाँ से जुड़ा रहता है, जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन से ही देखिए हमारी क्या लगा रहता है? बाह्य दल पुंज। क्या? बाह्य दल पुंज। देखिए बाह्य दल तो बाह्य दल है, लेकिन पुंज साथ में जुड़ा हुआ है। यानी पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है। मतलब ये गुच्छे में अर्थात जितने बाह्य दल होंगे सबको मिला करके क्या कहा जा रहा है? बाह्य दल पुंज। लेकिन अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एक पत्ती की बात करें तो हम क्या कहेंगे? बादल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे रेड कलर की एकदम पंखुड़ी नुमा संरचना लगी हुई है। क्या? पंखुड़ी नुमा रेड कलर की जो लगी होती है, इस पंखुड़ी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए दल पुंज कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या है हमारा? कई होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए दल पुंज है। अब दल पुंज की अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या कहेंगे? दल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसके छोर पर ये क्या लगे होते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। यहाँ पे कई सारे पुमंग लगे रहते हैं, इसलिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है परागकोश। क्या? परागकोश। दूसरा क्या होता है? पुतंत होता है। ठीक है, ये आपके परागकोश पुंकेसर के भाग हुए। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पूरी की पूरी संरचना क्या कही जाती है? जायांग कहा जाता है। क्या? जायांग। जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होती है ना। पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। जायांग की यूनिट को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर की कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से?
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये रहा पुष्प की पूरी संरचना के बारे में। क्या देखिए, यहाँ से बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज की यूनिट को बाह्य दल, दल पुंज की यूनिट को दल, पुमंग की यूनिट को पुंकेसर, पुंकेसर के कितने भाग, परागकोश और पुतंत्र। जायांग, जायांग क्या है, ये पुष्प का मादा भाग है, इसकी यूनिट को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प में पुमंग नर भाग होता है और जायांग क्या होती है, मादा भाग होती है। अर्थात पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी हम कह सकते हैं। क्या, द्विलिंगी या उभयलिंगी, क्योंकि द्विलिंगी उभयलिंगी उसको कहते हैं जिसमें दोनों नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प पर उपस्थित हो या एक ही पौधे पर उपस्थित हो ना। एक लिंगी किसे कहते हैं, जिस पर केवल एक लिंग उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, तो एक लिंगी कहते हैं। मनुष्य कैसा लिंगी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है ना, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ये रहा देखिए पूरे पुष्प की संरचना के विषय में। इसको थ्योरी में आप बना करके 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक हेडिंग डालेंगे, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज, यूनिट डालेंगे, इसके विषय में इसका कार्य क्या है। अब तो कार्य भी देख लीजिए, ये जो हरा भाग दिखाई दे रहा है क्या है, इसे बाह्य दल है यानी बाह्य दल है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जब पुष्प कली की अवस्था में रहता है, देखिए पुष्प जब कली की अवस्था में रहता है तो इस कली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, चारों तरफ से इसे घेर करके रखता है ना। उसके बाद अब देखिए बाह्य दल पुंज का जो है आपका ये दल का क्या कार्य होता है, दल का मुख्य कार्य होता है कि परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक, बस इतना है। देखिए ये पुष्प की संरचना हो गया। अब देखिए हमने कहा पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, भागों के विषय में हमने पढ़ लिया 4 भाग होते हैं मुख्य। क्या क्या, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। लेकिन अब देखिए इसी के आधार पर पुष्प को भी एक कैटेगरी में और बांटा गया है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, मुख्य 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है आवश्यक चक्र, क्या आवश्यक चक्र, दूसरा क्या होता है, सहायक चक्र। क्या होता है, सहायक चक्र होता है। आवश्यक चक्र और सहायक चक्र किसे कहते हैं, आवश्यक चक्र वह चक्र होता है, पौधे का वह भाग होता है जो लैंगिक जनन में सहायता करता है, और यहाँ पे जो उसे सहारा प्रदान करते हैं उसे सहायक चक्र कहते हैं, और जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं उसे आवश्यक चक्र कहते हैं। आवश्यक चक्र में 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, जायांग और पुमंग होते हैं। और इसमें सहायक चक्र में कौन कौन से होते हैं बताइए, बाह्य दल और दल होते हैं। ठीक है, इसके विषय में यहाँ आप जानते रहिए कि कितने चक्र पाए जाते हैं, 2 चक्र पाए जाते हैं, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में जायांग और पुमंग होते हैं, बाह्य दल और दल ये सहायक चक्र में होते हैं। जायांग और पुमंग क्या करते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। क्या, लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आवश्यक चक्र कहा जाता है ना। ठीक है, अब ये चक्र के विषय में हो गया। अब हम देखते हैं क्या, एक फिर संरचना के विषय में, जो पुमंग के विषय में हम पढ़ेंगे। क्या, पुमंग, क्योंकि देखिए सहायक चक्र को हम वही छोड़ देंगे क्योंकि पुष्प को क्या करते हैं, वो सहारा प्रदान करते हैं। आवश्यक चक्र में देखिए, आवश्यक चक्र में हम पढ़ते हैं क्या क्या, पुमंग और जायांग ना। पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, और जायांग क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। क्या, पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है ना। अभी आपने पढ़ा पुमंग के कितने प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने प्रकार होते हैं, और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, चाहे पुमंग कहा जाए चाहे पुंकेसर कहा जाए। पुंकेसर क्या है, पुमंग की यूनिट है, इकाई है। पुंकेसर के 2 भाग कौन कौन से, परागकोश और पुमंग। अर्थात इसकी संरचना को हम देख लेते हैं। ये है आपका क्या, परागकोश की संरचना और पुतंत्र की संरचना।
ना। अगर एक पराग कण जो है आपका एक पुमंग को पुंकेसर को निकाल करके हम बाहर रखते हैं तो देखिए इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। अब इस तरह की संरचना में ये आपका पुतंत हो जाता है क्या, पुतंत, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, फिलामेंट होती है। क्या फिलामेंट होती है। ये क्या होता है, परागकोश होती है। और परागकोश की अंग्रेजी क्या होती है, एंथर होती है। क्या मतलब एंथर होती है। अब देखिए परागकोश के अंदर आप क्या देख रहे हैं, परागकोश के अंदर दो पिंड देख रहे हैं। क्या दो पिंड देख रहे हैं। इस दोनों पिंड को अगर हम बीच से काट दिया जाए, क्या काट दिया जाए तो हमें कैसी संरचना मिल जाएगी। देखिए कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी। देखते रहिए। अब ये संरचना इस तरह से मिल जाएगी, बोलिए मिल जाएगी। अगर कोई भाग जब वो कट जाता है कुछ इस तरह से हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से हो जाता है ना। अब देखिए इसी पराग कोश में ही किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। अब एक परागकण, बहुत सारे परागकण होते हैं लेकिन एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। कितना, दो नर युग्मक होते हैं। जब हम इस संरचना को काट करके देखते हैं इसके अंदर की संरचना में तो हम देखते हैं बीच बीच में इस तरह की संरचना कुछ दिखाई देने लगती। कितना, देखिए दो पिंड है, जब दोनों को काटा गया उसमें से 4 कोष्ठक निकले कि नहीं, 4 कोष्ठक निकले, अर्थात हमारी ये संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, परागकोश की संरचना। क्या परागकोश की संरचना में आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं बताइए। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। क्या संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक का कार्य बताइए। संवहन ऊतक का कार्य ये होता है कि इसमें जो भी भोजन की आवश्यकता होती है यही क्या करता है, संवहन ऊतक ही इधर से उधर ले जाने का कार्य करता है। और परागकोश में हमने देखा कि जो 4 पिंड बने थे, एक पिंड को हम क्या कहते हैं बोलिए, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अर्थात 4 पिंड होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानियां बोलेंगे। क्या लघु बीजाणुधानियां बोलेंगे। अर्थात देखते हैं कि परागकोश की संरचना के विषय में अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या देखिए, एक तो पहले उसके अंदर एक परत और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये आपका बाह्य परत हो जाती है। क्या बाह्य परत हो जाती है। ये आपकी अंतः परत हो जाती है। क्या अंतः परत हो जाती है। अब संरचना में आप देख लीजिए, मान लीजिए क्या है आपकी, ये अंतः परत हो गई ना, ये आपकी बाह्य परत हो गई, अंतः परत हो गई। इसके नीचे हमने बताया था एक और कोशिका पाई जाती है ना, अंतः स्तर। इसके पीछे फिर क्या पाई जाती है, मध्य स्तर। क्या मध्य स्तर नहीं सर, तीसरा मध्य स्तर है ना। और क्या बता रहे हैं, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, फिर अंतः स्तर, फिर मध्य स्तर। ये नहीं है कि पहले बाह्य स्तर, मध्य स्तर, फिर अंतः स्तर ना। पहले बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर। उसके बाद फिर एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेप्टम कहते हैं। टेप्टम के नीचे भी एक कोशिका पाई जाती है, हम क्या कहते हैं, क्या हाँ प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका से ही एक कोशिका निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। देखिए सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मतलब वो जो परागकण निर्माण होगा उसी को सूक्ष्म बोलते हैं। हमने बताया था 2 शब्द। अगर देखिए माइक्रो शब्द का यूज किया जा रहा है, सूक्ष्म शब्द का यूज किया जा रहा है, लघु शब्द का यूज किया जा रहा है तो हमेशा नर के लिए उपयोग होता है ना। और अगर मेगा शब्द उपयोग किया जा रहा है, माइक्रो शब्द उपयोग किया जा रहा है, दीर्घ उपयोग किया जा रहा है, इसका शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, मादा के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं। देखिए सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका हो जाएगा। मातृ कोशिका मतलब समझ लीजिए तो वही क्या है, एक जनन कोशिका है, वही मेन कोशिका है जो किसका निर्माण करती है, सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करती है। कितना सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करती है। और वही सूक्ष्म बीजाणु क्या होता है, ये परागकण होता है। और उसी सूक्ष्म बीजाणु में कितने नर युग्मक होते हैं,
दो नर युग्मक होते हैं। दोनों नर युग्मक को पकड़ कर रखिएगा, अभी काम होगा इसका ना। अब देखिए बाह्य स्तर का मुख्य कार्य क्या था? यह परागकोश को चारों तरफ से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके नीचे अंतः परत पाई जाती है। अंतः परत का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतः परत में स्थान स्थान पे क्या पाए जाते हैं? रंध्रक पाए जाते हैं। क्या रंध्र, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? स्टोमेटा या स्टोमियम होती है। क्या स्टोमेटा? स्टोमेटा होती है। अब यही स्टोमेटा क्या होता है? यही अंतः परत में ही स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्रक पाया जाता है, और रंध्रक के स्थान से ही परागकोश का स्फुटन होता है। क्या परागकोश का स्फुटन होता है। उसके नीचे मध्य परत पाई जाती है। मध्य परत में का कार्य क्या होता है? मध्य परत का कार्य क्या होता है? प्राथमिक उपचार जनन को पोषण प्रदान करना। हाँ, प्राथमिक भूविजार जनन कोशिका को पोषण प्रदान करना। उसके नीचे क्या होता है? टेपिटम पाया जाता है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? टेपिटम का मुख्य कार्य बताइए। लघु बीजाण या सूक्ष्म बीजाण मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करना। ठीक है, जब वो पोषण प्रदान करेगा तो जीवित रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब यही सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से ही सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात परागकण हमारा बन चुका है। क्या बन चुका है? परागकण बन चुका है। देख लेते हैं परागकण बन चुका है तो परागकण की संरचना के विषय में हम देख लेते हैं। क्या अब यहाँ से परागकण बन गया तो परागकण को हम देखते हैं। ये हमारा क्या है? परागकण है। परागकण के कितने परत होते हैं? दो परत होती हैं। एक इसके ऊपर परत पाई जाती है। क्या इसके ऊपर परत पाई जाती है? देखिए ये कैसा, देखिए एक बाह्य परत होती है। क्या बाह्य परत होती है। उसके नीचे अंतः परत होती है। बाह्य परत का दूसरा नाम क्या है? बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। और अंतः परत का दूसरा नाम अंतः चोल कहते हैं। क्या अंतः चोल कहते हैं। जो बाह्य परत होती है वो कैसी होती है? खुरदुरी होती है। कैसी होती है? खुरदुरी होती है। और अंतः परत कैसी होती है? चिकनी होती है। बहुत अच्छे, याद किए रहिए इसे। चिकनी होती है। जो खुरदुरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है। क्या पोलैनिन की बनी होती है। और जो चिकनी परत होती है वो किससे बनी होती है? क्या बताइए? पेक्टा सेलुलोज से बनी होती है। क्या पेक्टा सेलुलोज से बनी होती है। परागकण में जिस स्थान पर बाह्य चोल नहीं पाया जाता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। जनन छिद्र, एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री में 2 या 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, और कोई कोशिका पाई जाती है इसमें? क्या रंध्रक से वो बाहर निकल आया है। रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका पाई जाती है। यह रिक्तिका का मुख्य कार्य देखिए, हमने बताया था पौधों में अधिकांश भाग रिक्तिका का होता है। क्या अधिकांश भाग रिक्तिका का होता है। रिक्तिका ही क्या कर देती है? पूरे पौधे में 90% जल का भी निर्माण करती है। पौधे का अधिकांश भाग ही रिक्तिका बनाती है। ना आप कह सकते हैं कि 10% सब कुछ रहता है लेकिन 90% में रिक्तिका ही रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके परागकण की संरचना के विषय में। यह पूरा एक टॉपिक खत्म हुआ। किसका? नर युग्मक का, यानी किसका? उमंग का। उमंग का ये चैप्टर क्लोज। अब हम किसके विषय में पढ़ते हैं? जायान के विषय में पढ़ते हैं। जायान क्या होती है? पुष्प का मादा भाग होती है। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं। छोटे छोटे